हर इंसान का बचपन उसके भविष्य की नींव होता है। कुछ बचपन खिलौनों में बीत जाते हैं और कुछ जिम्मेदारियों में। कुछ बच्चे सपने देखते हैं और कुछ हालात से लड़ना सीखते हैं। ये कहानी है एक ऐसे ही बच्चे की जिसका बचपन सुविधाओं में नहीं, संघर्ष में बीता। ये कहानी है नरेंद्र दामोदर दास मोदी की। 1950 का दशक, भारत नया नया आजाद हुआ था। देश में गरीबी थी, बेरोजगारी थी, संसाधनों की कमी थी। गुजरात का वडनगर एक छोटा सा कस्बा था जहां जिंदगी आसान नहीं थी। यहीं 17 सितंबर 1950 को एक साधारण परिवार में एक बच्चा जन्म लेता है। उस वक्त किसी ने नहीं सोचा था कि यही बच्चा एक दिन भारत की दिशा तय करेगा। मोदी परिवार निचले मध्यम वर्ग से था। छोटा सा घर, कम आमदनी और ज्यादा जिम्मेदारियां। घर में 6 भाई बहन, सीमित साधन लेकिन मजबूत संस्कार। नरेंद्र बचपन से ही समझ गए थे कि जिंदगी उन्हें कुछ भी थाली में परोस कर नहीं देगी। हीराबेन मोदी सिर्फ माँ नहीं थी, वो संघर्ष की पाठशाला थी। वे बहुत कम बोलती थीं, बहुत ज्यादा सहती थीं और कभी शिकायत नहीं करती थीं। वे बच्चों से कहती थीं, हालात चाहे जैसे हों, झुकना मत। नरेंद्र ने अपनी माँ को कभी हार मानते नहीं देखा। यही कारण है कि बाद में वे आलोचनाओं से कभी नहीं टूटे। दामोदर दास मोदी रेलवे स्टेशन पर चाय बेचते थे। वे सख्त स्वभाव के थे लेकिन दिल से ईमानदार। नरेंद्र को सुबह जल्दी उठना, काम में हाथ बटाना और समय की कीमत बचपन से सिखा दी गई। उनके लिए काम छोटा नहीं था, काम न करना शर्म की बात थी। रेलवे स्टेशन, जहां अमीर भी आते थे, गरीब भी, नेता भी, मजदूर भी। नरेंद्र घंटों लोगों को देखते रहते थे। उन्होंने यही सीखा, इंसानों का स्वभाव, बात करने का तरीका और भीड़ की मानसिकता। ये कोई किताब नहीं सिखा सकती थी। नरेंद्र बहुत ज्यादा बोलते नहीं थे, अपनी उम्र से ज्यादा सोचते थे। कभी कभी वे चुपचाप किसी को देखते रहते। लोग कहते, ये बच्चा अजीब है, लेकिन वही अजीबपन उनकी सबसे बड़ी ताकत बना। नरेंद्र पढ़ाई में टॉपर नहीं थे, लेकिन बहस और भाषण में आगे। वे नाटक करते, मंच संभालते और भीड़ के सामने बोलने से नहीं डरते। यही उनके भीतर का नेता पहली बार दिखने लगा। एक घटना मशहूर है, जब स्कूल में किसी कार्यक्रम की जिम्मेदारी मिली। नरेंद्र ने सबको काम बांटा, खुद सबसे ज्यादा मेहनत की। टीचर बोले, ये लड़का सिर्फ बोलता नहीं, काम भी करवाता है। नरेंद्र को मंदिर, साधु, प्रवचन आकर्षित करते थे। वे सवाल पूछते, जीवन क्या है, उद्देश्य क्या है, इंसान क्यों जन्म लेता है। ये सामान्य बच्चों से बहुत अलग सोच थी। किशोर उम्र में नरेंद्र ने घर छोड़ दिया। ये कोई भागना नहीं था, ये खुद को खोजने की यात्रा थी। उन्होंने हिमालय की यात्रा की, साधुओं के साथ समय बिताया, आश्रमों में सेवा की। ये दौर अकेलापन सिखाता है, धैर्य सिखाता है और आत्मनियंत्रण सिखाता है। ये समय उनके चरित्र को कठोर बनाता है, फैसले लेने की क्षमता देता है और भावनाओं पर नियंत्रण सिखाता है। यही कारण है कि सत्ता में आने के बाद भी वे निजी जीवन से दूर रहे। घर छोड़ना आसान नहीं होता, लेकिन कभी कभी खुद को पाने के लिए सब कुछ छोड़ना पड़ता है। वो किशोर जिसके पास न मंजिल थी न नक्शा, अब जीवन की सबसे कठोर पाठशाला में प्रवेश करने वाला था। हिमालय की ठंडी हवाएं, साधुओं की मौन साधना और एक किशोर जो खुद से सवाल कर रहा था। नरेंद्र को जल्द ही समझ आ गया कि सिर्फ संन्यास से देश नहीं बदलता, सेवा से बदलता है। यहीं से उनकी सोच ने नया मोड़ लिया। गुजरात लौटने के बाद उनका संपर्क हुआ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से। आरएसएस कोई आम संगठन नहीं था। यहाँ नाम नहीं, काम मायने रखता था। पद नहीं, समर्पण देखा जाता था और अहंकार की कोई जगह नहीं थी। नरेंद्र यहाँ स्वयंसेवक बने, कोई नेता नहीं। सुबह 4 बजे उठना, शारीरिक प्रशिक्षण, लंबी शाखाएं और मानसिक अनुशासन। यहाँ सिखाया गया आदेश मानना, अकेले काम करना और बिना श्रेय के सेवा करना। यही वो जगह थी जहाँ नरेंद्र का अहंकार पूरी तरह टूट गया। संघ में नरेंद्र कम बोलते थे, ज्यादा सुनते थे। वे वरिष्ठों को ध्यान से देखते, कैसे बात करते हैं, कैसे निर्णय लेते हैं, कैसे लोगों को जोड़ते हैं। ये नेतृत्व की पाठशाला थी, बिना किताबों के। संघ ने उन्हें भेजा छोटे कस्बों में, अनजान गांवों में, बिना किसी सहारे, न कोई पहचान, न कोई सुविधा, बस साइकिल, झोला
और विचार। यही उन्होंने सीखा, अगर अकेले खड़े रहना आ जाए तो भीड़ अपने आप जुड़ जाती है। नरेंद्र ने शादी नहीं की, परिवार नहीं बसाया। ये त्याग नहीं था, ये रणनीतिक निर्णय था। वे जानते थे देश की सेवा आधे मन से नहीं होती। आरएसएस नेतृत्व ने देखा, ये व्यक्ति थकता नहीं, शिकायत नहीं करता और हर हाल में काम पूरा करता है। धीरे धीरे जिम्मेदारियां बढ़ीं, क्षेत्र बढ़ा, भरोसा गहरा हुआ, लेकिन प्रचार शून्य। नरेंद्र भीड़ को पढ़ना सीख चुके थे, मुद्दे पहचानना जानते थे और रणनीति बनाना। वे मंच पर नहीं थे, लेकिन मंच तैयार कर रहे थे। यही सबसे खतरनाक स्थिति होती है, जब कोई दिखता नहीं लेकिन हर जगह मौजूद होता है। कुछ लोग कहते ये तो बस संघ का कार्यकर्ता है, कुछ कहते ज्यादा आगे नहीं जाएगा। नरेंद्र ने कभी जवाब नहीं दिया, क्योंकि वे जानते थे इतिहास बहस से नहीं, परिणाम से लिखा जाता है। वो अब बच्चा नहीं था, वो साधारण कार्यकर्ता भी नहीं था। वो बन चुका था अनुशासित, निर्णयक्षम और खामोश योद्धा। लेकिन असली तूफान अभी बाकी था। कुछ लोग राजनीति में आते हैं सत्ता के लिए, कुछ विचारधारा के लिए, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो राजनीति में नहीं आते, राजनीति उन्हें ढूंढ लेती है। ये वही दौर था जब नरेंद्र मोदी का नाम पहली बार सत्ता के गलियारों में गूंजने लगा। 1990 का दशक, देश बदल रहा था। राम मंदिर आंदोलन, मंडल राजनीति और कांग्रेस का कमजोर होता प्रभुत्व। आरएसएस को जरूरत थी ऐसे चेहरे की जो संगठन समझता हो और राजनीति को साध सके। नजर गई नरेंद्र मोदी पर। ये पदोन्नति नहीं थी, ये अग्नि परीक्षा थी। मोदी बीजेपी में आए बिना पोस्टर, बिना नारे, बिना समर्थक भीड़। उन्हें बनाया गया ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी गुजरात बीजेपी। ये पद दिखता नहीं, लेकिन सब कुछ नियंत्रित करता था। मोदी फिर से बैकएंड में थे, पर अब दांव बड़ा था। मोदी ने पार्टी को सिखाया बूथ लेवल मैनेजमेंट, कैडर आधारित राजनीति, डेटा और जमीनी फीडबैक। वे कहते भावनाएं भाषण से नहीं, व्यवस्था से जगती हैं। यही पहली बार उनका माइक्रो मैनेजमेंट स्टाइल दिखा। 1990 राम रथ यात्रा, देश उबल रहा था। मोदी यात्रा के लॉजिस्टिक्स, भीड़ प्रबंधन, मीडिया समन्वय सब कुछ देख रहे थे। आडवाणी ने पहली बार महसूस किया, ये आदमी सिर्फ कार्यकर्ता नहीं, रणनीतिकार है। यहीं से मोदी राष्ट्रीय नेतृत्व की नजर में आए। लेकिन हर उभरता व्यक्ति विरोध भी लाता है। गुजरात बीजेपी में पुराने नेता असहज थे, कुछ को मोदी का अनुशासन चुभता था। वे कहते ये बहुत कंट्रोल करता है। मोदी ने जवाब नहीं दिया, वे बस काम कर रहे थे। 1995-96 के आसपास मोदी को दिल्ली बुलाया गया। ये साफ मैसेज था, अब सिर्फ गुजरात नहीं, राष्ट्रीय राजनीति। वे बीजेपी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी बने। अब वे राज्यों की राजनीति, चुनाव रणनीति, संगठन विस्तार सब कुछ समझने लगे। दिल्ली में थी सत्ता, सत्ता की भूख, लेकिन मोदी सत्ता के गलियारों में नहीं घुले, लॉबी से दूर रहे। वे होटल में नहीं, फाइलों में रहते थे। ये शैली सबको समझ नहीं आती थी। 2001 गुजरात में भूकंप, सरकार विफल मानी जा रही थी। केशुभाई पटेल पर सवाल, पार्टी के सामने सवाल था, गुजरात को कौन संभाले? नाम आया नरेंद्र मोदी। लेकिन समस्या थी, मोदी कभी चुनाव नहीं लड़े थे। अक्टूबर 2001 मोदी को गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया गया, बिना विधायक बने। ये रिस्क था, प्रयोग था और जुआ भी। विरोधियों ने कहा, ये तो दिल्ली से थोपा गया आदमी है। मोदी जानते थे, अब एक भी गलती मुझे इतिहास से बाहर कर सकती है। मुख्यमंत्री बनते ही प्रशासनिक अव्यवस्था, अंदरूनी विरोध, मीडिया की शंका। मोदी ने अफसरशाही बदली, निर्णय तेज किए और कंट्रोल अपने हाथ में लिया। ये सॉफ्ट टेक ओवर नहीं था, ये हार्ड टेक ओवर था। फरवरी 2002 गोधरा कांड, गुजरात जल उठा, देश दो हिस्सों में बंट गया। मोदी आलोचना के केंद्र में, अंतर्राष्ट्रीय दबाव में और नैतिक बहस के घेरे में। ये उनके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा थी। पहली बार वे पूरी तरह अकेले थे, न संगठन खुलकर साथ, न मीडिया। लेकिन उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। उन्होंने कहा, मैं जनता की अदालत जाऊंगा। चुनाव हुए, पूरा देश देख रहा था। परिणाम आया, भारी जीत। ये जीत सिर्फ सत्ता की नहीं थी, ये वैधता की लड़ाई थी। मोदी अब सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं थे, वे जनादेश से बने नेता थे। कुछ लोग सत्ता में आते हैं सत्ता के लिए, कुछ विचारधारा के लिए, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो राजनीति में नहीं आते,
राजनीति उन्हें ढूंढ लेती है। ये वही दौर था जब नरेंद्र मोदी का नाम पहली बार सत्ता के गलियारों में गूंजने लगा। 2002 के बाद मोदी ने रणनीति बदली। अब फोकस था सड़क, बिजली, पानी, उद्योग, निवेश। उन्होंने कहा, राजनीति पहचान से नहीं प्रदर्शन से जीती जाती है। वाइब्रेंट गुजरात समिट, पहली बार विदेशी निवेशक, कॉरपोरेट घराने और राज्य सरकार एक मंच पर आए। गुजरात को बिजनेस फ्रेंडली स्टेट की पहचान मिली। मोदी फाइलों में देरी नहीं चाहते थे, अफसरों से जवाबदेही और परिणाम। कुछ अफसर डरते थे, कुछ प्रभावित थे, लेकिन सिस्टम चल पड़ा। ये था स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूटिव लीडरशिप मॉडल। मोदी ने समझा, 21वीं सदी की राजनीति कैमरे के सामने लड़ी जाती है। सोशल मीडिया अपनाया, टीवी इंटरव्यू साधे और खुद को ब्रांड किया। पहली बार एक मुख्यमंत्री राष्ट्रीय चेहरा बनने लगा। लेकिन अतीत पीछा नहीं छोड़ता। 2002 के आरोप, अंतर्राष्ट्रीय वीजा विवाद, मानवाधिकार बहस। मोदी चुप रहे। उन्होंने कहा, मेरा जवाब मेरा काम बोलेगा। धीरे धीरे जांचें पूरी हुईं, क्लीन चिट मिली और वैश्विक रुख बदला। 2012-13 देश थक चुका था, घोटालों से, नीतिगत जड़ता से, नेतृत्व की कमी से। बीजेपी को चाहिए था एक निर्णायक चेहरा। नाम था नरेंद्र मोदी। अच्छे दिन, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, चाय पे चर्चा। ये चुनाव रैलियों से नहीं, नैरेटिव से जीता गया। परिणाम पूर्ण बहुमत। मोदी बने भारत के प्रधानमंत्री। दिल्ली में सत्ता बदली, पीएमओ मजबूत हुआ, निर्णय तेज हुए, फाइलें कम हुईं। मोदी का स्टाइल सेंट्रलाइज्ड, डिसाइसिव, रिजल्ट ओरिएंटेड। ये सबको पसंद नहीं आया, लेकिन अनदेखा भी नहीं किया जा सकता था। मोदी सरकार ने लिए नोटबंदी, जीएसटी, सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक। हर फैसला समर्थकों के लिए साहस, आलोचकों के लिए तानाशाही। लेकिन मोदी पीछे नहीं हटे। मोदी यूएन में बोले, G20 में छाए, क्वाड, ब्रिक्स और G7 में सक्रिय रहे। पहली बार भारत सिर्फ सुनने वाला नहीं, एजेंडा सेट करने वाला बना। उज्ज्वला, आयुष्मान भारत, जन धन, शौचालय मिशन। मोदी ने गरीब को डायरेक्ट लाभार्थी बनाया। ये राजनीति नहीं थी, ये स्ट्रक्चरल चेंज था। हर रात टीवी पर आए, जनता से सीधे बात की। 2019 का चुनाव और भी प्रचंड। मोदी अब सिर्फ नेता नहीं, युग पुरुष कहे जाने लगे। अनुच्छेद 370, राम मंदिर निर्माण, नया संसद भवन। समर्थक बोले, इतिहास सुधारा गया। आलोचक बोले, संविधान की आत्मा बदली। सत्ता के शिखर पर मोदी आज भी अकेले हैं। न परिवार, न निजी जीवन, बस काम, अनुशासन और मिशन। वडनगर की चाय की दुकान से दिल्ली के सिंहासन तक, ये कहानी सिर्फ सत्ता की नहीं, ये कहानी है अनुशासन की, संकल्प की और एक ऐसे व्यक्ति की जो कभी परिस्थितियों से नहीं झुका। नरेंद्र मोदी। आप उनसे सहमत हों या नहीं, लेकिन भारतीय राजनीति उनके बिना समझी नहीं जा सकती।